हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं और इनको याद करने के लिए डिफरेंट कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी है जनरल, दूसरी कैटेगरी है इक्वालिटी से रिलेटेड राइट्स, तीसरे में आती है फ्रीडम से रिलेटेड राइट, फोर्थ में आती है एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट जो राइट हमको मिला है, फिफ्थ में वो राइट हैं जो कि रिलीजन से रिलेटेड है, कल्चरल एंड एजुकेशन से रिलेटेड जो राइट्स हैं वो सिक्स कैटेगरी में रखे गए हैं। सेवंथ कैटेगरी में जो राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल है उसको रिपील्ड कर दिया गया है, तो देयर इज नो मोर राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल एज फंडामेंटल राइट्स और अब केवल एक लीगल राइट के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। एट्थ कैटेगरी में लास्ट में जो है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। तो इसे याद करने के लिए फ्रॉम इक्वालिटी टू रेमेडीज तक किस क्रम में है, अगर हमें ये क्रम याद रहेगा तो हमें आसानी होगी आर्टिकल्स को याद करने में और समझने में। एक छोटा सा सेंटेंस है, आप इसे देखें। एक फ्री एक्सरे क्योर, एक्सरे क्योर आई मीन दिस वन। मैंने पी को रेड में करके ब्रैकेट में किया है, मतलब आप समझ जाएंगे कि पी से प्रॉपर्टी इसको बाद में डिलीट कर दिया गया है। तो एक इक्वालिटी हो गया, फ्री से फ्रीडम हो गया, एक्स से एक्सप्लॉयटेशन हो गया, आर ई से रिलीजन हो गया, सी यू से कल्चर हो गया और आर ई से रेमडीज हो गया। अगर आपको सीक्वेंस याद है तो याद करने में काफ़ी आसानी होगी। तो शुरू करते हैं वन बाई वन। पहले जो आर्टिकल हैं जनरल कैटेगरी में रख सकते हैं, आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13। आर्टिकल 12 में डिफिनीशन ऑफ स्टेट है और आर्टिकल 13 में स्टेट को बोला गया है कि आप कोई भी ऐसा लॉ मत बनाइए जिससे कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो। ये आर्टिकल 12 एंड 13 हो गया। नेक्स्ट है इक्वालिटी से रिलेटेड आर्टिकल, जो कि आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 में है। तो आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, ये है। एक बात और मैं बताना चाहूँगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ ये कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से लिया गया है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यूएसए से लिया गया है। अब हम इसे याद कैसे करें, समझे। यहाँ पे देखिए बिफोर लॉ है और ब्रिटेन में बी आता है। यहाँ पे देखिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं, तो वहाँ पे ऑफ होता है, तो हम ऑफ से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका समझ लेंगे और यहाँ पे ब्रिटेन में बी है और बिफोर में भी बी है, तो हम इसको समझ लेंगे। ये दो कॉन्सेप्ट दो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। छोटी सी चीज़ है लेकिन ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल 14 में लॉ हो गया। आर्टिकल 15 में डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट किया गया है। एक आर्टिकल 15 एक मूवी आई है रिसेंटली, आपने देखा होगा, तो वो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है, तो आप इसको समझ सकते हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 16 में है, ठीक है। गवर्नमेंट आर्टिकल 16 के हेल्प से बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल क्लासेस और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। वो जो भी नियम बनाती है इसी आर्टिकल पे बेस्ड होता है। आर्टिकल 16 को ध्यान में रखते हुए नियम बनाती है। आर्टिकल 17 जो है अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है, इसको एबॉलिश करता है। और आर्टिकल 18 जो है टाइटल्स के एबॉलिशन से रिलेटेड है, एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल्स। जैसे कि कोई पीएचडी किया है तो उसको अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है, कर्नल, मेजर, जो मिलिट्री वाले हैं वो लगा सकते हैं। इसको समझ लेते हैं। जैसे पहले क्या होता था कि लोग अपने नाम के पहले नवाब, महाराजा, जमींदार, राय बहादुर, सर सब लगा लेते थे, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा करने के लिए मना किया गया है। ये इसलिए किया गया है कि सोशल इक्वालिटी बनी रहे। तो इक्वालिटी से रिलेटेड आर्टिकल्स को याद करने के लिए एक मैंने सेंटेंस बनाया है, इसको देखिए। लॉ प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन एंड गिव्स अपॉर्चुनिटी बाय एबॉलिशिंग अनटचेबिलिटी एंड टाइटल्स। लॉ क्या प्रोहिबिट करता है? लॉ डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है और क्या देता है? अपॉर्चुनिटी को देता है। कैसे देता है? बाय एबॉलिशिंग अनटचेबिलिटी एंड टाइटल्स।
आप इस सेंटेंस से याद कर सकते हैं। एक छोटा सेंटेंस है, शायद तो इससे आप याद कर सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं दुकान पे गए, आप किसी शॉप में गए, तो आपने कहा ला भाई डिस्काउंट दे, तो हो गया। एल से ला, डिस्क से डिस्क्रिमिनेशन, ओ से अपॉर्चुनिटी, यू से अनटचबिलिटी एंड टी से टाइटल्स। तो आप इस छोटे सेंटेंस से भी इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रीडम से रिलेटेड आर्टिकल्स। तो आर्टिकल 19 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। लोग इसका बहुत मिसयूज भी करते हैं और सरकारें इस पे ही ज़्यादा रोक लगाती हैं। मुझे नहीं लगता है कि डेली यूज में विदाउट इस आर्टिकल कोई काम होता है। अगर इन फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज और सबसे ज़्यादा मिसयूज और सबसे ज़्यादा जिस पे सरकारों ने रोक लगाई है वो आर्टिकल 19 है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो आर्टिकल 19 में प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट दिया गया है। क्या है? पहला, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब आप बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने विचारों को। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी मन किया बक दिए या कुछ भी मन किया बोल दिए, जैसा कि बहुत लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे करते हैं, एंड दिस इज सो कॉमन नाउ डेज, इट्स इरिटेटिंग। तो नेक्स्ट है असेंबली का, कि आप असेंबली कर सकते हैं, 10, 20, 50 लोग मिलके कहीं सभा बना सकते हैं। आप कोई एसोसिएशन बना सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, परिवार, रिलेटिव, फ्रेंड्स, किसी के साथ आप कोई एसोसिएशन बना सकते हैं। आप मूवमेंट कर सकते हैं। मूवमेंट का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह, एक स्टेट से दूसरे स्टेट आप जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। आपका अधिकार है कि आप कहीं भी रिसाइड कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, किसी भी स्टेट में रह सकते हैं, आप कोई भी प्रोफेशन चुन सकते हैं। ये सब आपको आर्टिकल 19 में दिया गया है। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। तो ऑफेंसेस करते हैं, उसके में अगर आप कन्विक्ट होते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ प्रोटेक्शन दिया गया है जो कि आर्टिकल 20 में है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, पर्सनल लिबर्टी और राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में दिया गया है। ठीक है। मॉडर्न इंडिया में आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो सोशल प्लेटफॉर्म पे का कल्चर जो शुरू हुआ है, लोग मिसयूज कर रहे हैं आपके इमेजेस का या आपके वीडियोस का, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन फ्यूचर दिस आर्टिकल विल बी मोर सॉर्ट आउट फॉर राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन को आर्टिकल 21 ये में दिया गया है। और प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट इन सर्टेन केसेस आर्टिकल 22 में दिया गया है। तो चलिए इनको कैसे याद करते हैं इसके लिए देखते हैं। एक ही सेंटेंस है जिसको हम समझते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आदमी कुछ भी बोल देता है और गवर्नमेंट को ऑफेंड कर देता है और पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। तब उसको समझ में आता है कि कुछ भी बकना क्या ऑफेंस है, जिससे कि आप अरेस्ट हो सकते हो। तो इसे याद करने के लिए ऐसे समझे कि स्पीच ऑफेंसेस गिव लाइफ एजुकेशन मीन्स लेसन, एजुकेशन मीन्स लेसन। स्पीच ऑफेंसेस गिव लाइफ लेसन अगेंस्ट अरेस्ट और यू कैन से आफ्टर अरेस्ट। ठीक है। तो इससे आप इनको समझ सकते हैं कि आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 कैसे याद हो। और एक छोटा सा ये सेंटेंस है, इसके माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं। आपने मूवी में देखा होगा कि स्टेशन ऑफिसर, पुलिस स्टेशन ऑफिसर जो एसओ होता है, वो कभी कभी अरेस्ट के अगेंस्ट झूठ बोलता है। तो इससे आप समझ लीजिए, एसओ लाइड अगेंस्ट अरेस्ट, स्टेशन ऑफिसर एस फॉर स्पीच, ओ फॉर ऑफेंसेस, एल फॉर लाइफ, ईडी फॉर एजुकेशन, अगेंस्ट अरेस्ट से अगेंस्ट अरेस्ट हो गया। आप इससे याद कर सकते हैं। फोर्थ कैटेगरी है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 में फोर्स्ड लेबर और आर्टिकल 24 में चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट किया गया। तो सीधे हो जाएगा फोर्स एंड चाइल्ड लेबर इज एक्सप्लॉयटेशन, फोर्स एंड चाइल्ड लेबर इज एक्सप्लॉयटेशन, फोर्स एंड चाइल्ड लेबर इज प्रोहिबिटेड। तो आप इसको इस तरह याद कर लेंगे। फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो 25 से लेके 28 तक है। तो 25 में फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स है। 26 में पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन एनी रिलीजन आर्टिकल 27 में है, या अटेंडिंग
एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये आर्टिकल 28 में है। तो ये सेंटेंस से ये समझ में हो जाएगा। कंसाइंस मैनेज करता है, क्या मैनेज करता है? रिलीजियस टैक्सेस मैनेज करता है। और कहाँ मैनेज करता है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। तो इस सेंटेंस से हम समझ जाएंगे। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 29 और 30 है, जो कि माइनॉरिटीज के कल्चर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस से रिलेटेड है। तो कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज ये प्रोटेक्ट है आर्टिकल 29 में, और माइनॉरिटीज का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने का जो राइट है वो आर्टिकल 30 में है। सो कल्चरल इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड प्रॉपर्टी, आप ये सेंटेंस याद कर लेंगे तो आपको आर्टिकल 29 से आर्टिकल 31 तक याद हो जाएगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाते हैं तो केवल एजुकेशन के लिए ही नहीं, कुछ लोग तो पैसे के लिए भी बनाते हैं, प्रॉपर्टी के लिए। इसीलिए मैंने इस सेंटेंस में प्रॉपर्टी को इंक्लूड किया कि आप इससे आप याद कर सकें। और प्रॉपर्टी को बाद में डिलीट कर दिया गया है और लीगल राइट के रूप में दूसरे जगह रख दिया गया है, तो आप इससे समझ सकते हैं। लास्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी से रिलेटेड आर्टिकल, जो कि आर्टिकल 32 से 35 तक है। इसके बारे में मैं डिटेल एक वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए समझ लीजिए कि आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को राइट है कि वो फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए रिट्स इशू कर सके। जैसे 5 डिफरेंट टाइप के रिट्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए, जो कि आर्टिकल 32 में दिया गया है। याद रखने वाली बात है कि ये एक्सक्लूसिव है केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए, नो अदर राइट्स, नो लीगल राइट्स। केवल जब आपका फंडामेंटल राइट ही वायलेट होता है तो अब आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। 32A उसको डिलीट कर दिया गया है। आर्टिकल 33 में फंडामेंटल राइट्स जो है वो फोर्सेस से रिलेटेड फंडामेंटल राइट्स का नियम है। आर्टिकल 34 में अगर मार्शियल लॉ लागू हो गया है तो क्या रिस्ट्रिक्शन है फंडामेंटल राइट्स पे, उससे रिलेटेड है। आर्टिकल 35 में पार्लियामेंट को अधिकार दिया गया है कि वो कोई भी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड लॉ को बना सकता है। और आर्टिकल 35 में क्या है कि पार्लियामेंट जो भी लॉज हैं इन फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, उनके इन्फोर्समेंट के लिए कोर्ट को आदेश दे सकता है या स्टेट गवर्नमेंट को आदेश दे सकता है कि एम्प्लॉयमेंट सर्टेन क्लासेस लाइक वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जॉब के लिए पार्लियामेंट इंस्ट्रक्ट कर सकता है आर्टिकल 35 को यूज करके। इसके लिए बस आप इस तरह से याद कर लीजिए, रिट्स एंड लॉज रिलेटेड टू फोर्सेस एंड मार्शियल लॉ हैज गिवन इफेक्ट। अभी के लिए आप चाहे तो इस सेंटेंस से आप इसको याद कर सकते हैं, 2-4 बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। या 32 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ ही गए हैं, लेकिन आर्टिकल 33 से 35 तक याद करने के लिए एक वर्ड है फार, मार और पार। इससे आप याद कर सकते हैं इन 3 आर्टिकल को। फार से फोर्सेस हो गया, मार से मार्शियल लॉ हो गया, पार से पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को अधिकार है कि वो फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए कोर्ट को या स्टेट को इन्फोर्स करने का आदेश दे सकती है। ये पावर पार्लियामेंट को आर्टिकल 35 से मिलता है। कुछ और पॉइंट हैं जिसको हम समझ लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 to 35 है और ये पार्ट 3 में है, और पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। फंडामेंटल राइट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से लिया गया है। ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन प्रेजेंटली ओनली 6। जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको डिलीट कर दिया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, और अभी वो एक लीगल राइट है जो कि पार्ट 12 में मेंशन है। अकॉर्डिंग टू बाबा भीमराव अंबेडकर, आर्टिकल 32 जो कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, इज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से शेयर करें।